गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसका मतलब पदार्थों की चुंबकीय गुण। देखिए, प्रत्येक पदार्थ की जो परमाणविक संरचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है, परमाणु में बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स रहते हैं, तथा बाहरी नाभिक के चारों तरफ कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ऊर्जा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गति होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, मतलब कि अपने ही अक्ष पर इलेक्ट्रॉन गति करता है। जैसे अर्थ अपनी स्पिन मोशन करती है, अपनी अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की भी चक्रणीय गति होती है। सेकंड मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन। जिस प्रकार से अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक वर्ष में अपना पूरा चक्कर करती है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं। ठीक है, थर्ड है नाभिक में, ये तो हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन की गति। थर्ड जो गति हो रही है परमाणु में, नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की चक्रणीय गति। परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न परमाणुीय धारा को चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकता है। देखिए, जो तीनों गति हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन की गति कर रहा है, और सेकंड जो गति हो रही है वो है न्यूक्लियॉन्स की गति। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी अक्ष पर घूर्णी गति करते हैं, अपनी अक्ष पर घूमेंगे, स्पिन मोशन करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक बार के लिए हम उनकी गति को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसकी वजह से क्या होती है, परमाणुीय धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि आवेश की डायरेक्शन चेंज होती है। आवेश का जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली मूविंग है, और मूविंग जब आवेश होता है तो क्या उत्पन्न करता है, परमाणुीय धारा उत्पन्न करता है। तो ये जो परमाणुीय धारा है ये चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकता है। माना इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, m है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम फैराडे के लॉ से जानते हैं कि अगर परमाणुीय धारा है और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उसकी वजह से एक चुंबकीय फील्ड, एक चुंबकीय फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। और यहाँ पर हम मैग्नेटिक डायपोल को अज्यूम कर रहे हैं कि जो चुंबकीय धारा, परमाणुीय धारा है, इसकी वजह से एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होगा, और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो हम मानेंगे वो है स्मॉल m। अब देखिए चुंबकन तीव्रता क्या होगी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कैपिटल M। चुंबकीय तीव्रता m इक्वल्स टू होती है लिमिट डेल्टा v टेंड्स टू 0। इसका मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम में, स्मॉल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो कि टेंड्स टू 0 है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है। इस तरह से है कि समीशन स्मॉल mi, जितने भी चुंबकीय आघूर्ण, जितने भी पदार्थ में जो एटम्स होंगे उनकी वजह से जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उनका हमने समीशन ले लिया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे उसके स्मॉलर वॉल्यूम से। जिस स्मॉल वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं वो स्मॉल वॉल्यूम हमने बहुत स्मॉलर लिया है, दैट इज टेंड्स टू 0 है। पर उस स्मॉलर वॉल्यूम में भी जितने एटम्स मौजूद होंगे उनकी वजह से जो टोटल आघूर्ण होगा, दैट वी हैव रिटन हियर समीशन mi अपॉन डेल्टा v। इसका मतलब इकाई आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण है, इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहा जाता है, चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। यहाँ पर जो mi है वो क्या है, i वे एटम का चुंबकीय आघूर्ण है। एक रैंडम एटम की हम बात करें, कोई भी ith एटम हमने ले लिया, उसका चुंबकीय आघूर्ण mi है। सेकंड है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट वी डिनोटेड हियर काई। सो काई इक्वल्स टू होता है m ओवर h, मतलब कि चुंबकन तीव्रता अपॉन मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच जो लेते हैं हम, वो क्या होता है कि हमने बाहरी रूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो बाह्य रूप से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे उसकी वजह से जो चुंबकन तीव्रता पदार्थ में उत्पन्न होगी, उसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण पर इकाई आयतन जनरेट होंगे, उनका अनुपात ही क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। दिस इज आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति। एम अपॉन एच क्या है, आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति है। एम जो है वो क्या है, प्रेरित चुंबकन तीव्रता, क्योंकि प्रेरित वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने की वजह से पदार्थ के अंदर उत्पन्न हुआ है, पदार्थ के अंदर पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया हमने, इसकी वजह से अंदर चुंबकन तीव्रता जनरेट हुई है। सो हियर वी रिटन प्रेरित वर्ड। एच इक्वल्स टू आरोपित चुंबकन क्षेत्र, कि बाहरी रूप से हमने जो चुंबकन क्षेत्र लगाया है उसको हमने एच माना है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो गई, यहाँ इसको समझने की जरूरत है। एम अपॉन एच का मतलब हो गया कि बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसके रिस्पेक्ट में कितना इसमें चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हुई है, मतलब कि कितने एटम्स के अंदर या कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसको समझिए पहले। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण होता है कि जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, जो डायरेक्शन होती है स्पिन की, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितना रोटेट हो पा रही है। मतलब अगर मान लीजिए 60% एटम्स की जो स्पिन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है, मतलब ये एकदम जस्ट डायरेक्शन में आ गई, कुछ हो सकता है उससे थोड़ा सा टिल्ट हो एंगल से, तो हमें ये देखना है कि कितना परसेंट, कितना रिस्पेक्टिव पार्ट जो है, कितना रिस्पेक्टिव पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को अप्रोच कर रहा है, दैट इज द पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो अपनी डायरेक्शन में जो आघूर्ण है, जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, उसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और उतनी ही ज़्यादा चुंबकन तीव्रता होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। दैट मीन चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होगी। एच के रिस्पेक्ट में अगर एम उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। एक्चुअली प्रवृत्ति जो होती है वो एक तरीके से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर इसलिए कि अगर चुंबकन तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जैसा कि किस में होता है, डायमैग्नेटिक फील्ड्स में, मटेरियल्स में होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि जो उत्पन्न चुंबकन तीव्रता होती है वो होती तो बिल्कुल बहुत मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होती, लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका अच्छा होता है लेकिन वो डायरेक्शन में नहीं होती, वो क्या होती है, उसके रेसिप्रोकल होती है। मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्विवेलेंट होता है लेकिन उसके अगेंस्ट होती है, उसके विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से टोटल जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर प्रेरित, वो क्या हो जाता है, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक तो अपोजिट हो गया, एक उसके विपरीत दिशा में भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उतना का उतना, तो वो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपोज करता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। सो यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हुई, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी कि अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने बाहरी रूप से लगाया है उसके अगेंस्ट कितनी उसके अंदर चुंबकन तीव्रता उत्पन्न हुई है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप देखिए द्रव्यमान, ये तो होगी आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति। द्रव्यमान चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, काई एम से हम इसे डिनोट करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू काई ओवर रो। ओके, सो दिस इज रो हियर पदार्थ का घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति है पर इकाई घनत्व जो होगी वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगी। हियर मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज इक्विवेलेंट टू काई अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय ए। अगर हम इसे पदार्थ के अणुभार से गुणा कर देंगे तो ये मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगी। अब देखिए चुंबकीय पारगम्यता म्यू, दैट इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू होता है बी ओवर एच।
अब देखिए यहाँ पर एच तो हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है मटेरियल के ऊपर। सेकंड हमारा टर्म है कैपिटल बी। व्हाट इज कैपिटल बी हियर? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगेंस्ट कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी अंदर डेवलप हुई है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा मेरे पास, दैट मीन इन दोनों का वेक्टर सम मेरे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड बी। इन दोनों का ओवरऑल फील्ड कितना, अब नेट फील्ड जिसे हम कह सकते हैं नेट फील्ड, बी क्या है? नेट फील्ड है, और एच क्या है? एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड है। इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मतलब क्या हुआ इस वर्ड से ही, जैसा हमें समझ में आ रहा है, पारगम्यता किसी मटेरियल को जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की, वो कितना क्रॉस कर पा रही हैं। जितना वो क्रॉस करेंगी, जितना पदार्थ उसको परमिट करेगा अपने अंदर से क्रॉस करने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसकी पारगम्यता होगी। मतलब पारगम्यता मतलब मटेरियल को पार करने की क्षमता, चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा मटेरियल को पार करने की क्षमता, तो बी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, है ना अंदर। अगर वो रिपेल कर देता है, मतलब अगर वो अपने अंदर से पार करने ही नहीं देगा, अगर वो शील्ड की तरह व्यवहार करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम है, पदार्थ चुंबकित नहीं होना चाहता है एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से, उसके अंदर ऐसी कोई एनर्जी वर्क कर रही है जो कि एक्सटर्नली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको अपोज कर रही है अपने अंदर से क्रॉस करने की। तो इसलिए चुंबकीय पारगम्यता एक तरीके से वो एबिलिटी होती है मटेरियल की जो कि चुंबकीय फील्ड लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस करवाने की हेल्प करती है, या फिर उसकी एक क्षमता हो गई वो मैग्नेटिक होने की। ओके, नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर बी पदार्थ के अंदर का चुंबकीय प्रेरण हो गया, इसे इंडक्शन भी कहते हैं क्योंकि इंड्यूस हो रहा है। बी क्या हो गया? एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एच इस चुंबकन क्षेत्र हो गया। निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? म्यू नोट दैट इज इक्वल टू बी नोट ओवर एच। इसकी वैल्यू फिक्स होती है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में निर्वात की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ओके, सो बी का जो यूनिट होती है दैट इज हेनरी, हेनरी पर मीटर आएगा ये। माना म्यू आर पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है। म्यू आर क्या हो गई कि निर्वात के रिस्पेक्ट में, निर्वात के रिस्पेक्ट में पदार्थ के अंदर कितनी चुंबकीय पारगम्यता होगी, वो होगी रिस्पेक्टिव। मतलब जहाँ भी रिस्पेक्टिव वर्ड आता है वो किसी एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में मटेरियल में कितना वैल्यू आई है। तो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुंबकीय पारगम्यता की, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। सो म्यू आर इक्वल्स टू म्यू ओवर म्यू नॉट। सो म्यू इज द magnetic permeability in the material and mu naught is the magnetic permeability in vacuum. So mu r gives us the relative magnetic permeability of the material. Fourth one is b h m chi and mu में relation. ओके, इन सभी टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है। ये जो 5 टर्म्स है, अगर ओवरऑल इनमें हम कोई रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए, पदार्थ का परिणामी चुंबकीय प्रेरण कैपिटल बी इक्वल्स टू बी नोट प्लस बी वन से हम देंगे। अब देखिए यहाँ पर बी नोट है निर्वात या मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण पदार्थ में, और बी वन हो गया कि पदार्थ का किसी एटमॉस्फेयर में, किसी एनवायरनमेंट में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण। सिंस बी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जितना पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो B1 के लिए यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लेंगे वो होगा म्यू नोट। म्यू नोट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इन वैक्यूम, एंड बी नोट इक्वल्स टू म्यू नोट एच, क्योंकि वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या होगा कि बी नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, जितना हम, क्योंकि निर्वात का मतलब हो गया कि वहाँ कोई फील्ड ही नहीं है, वहाँ कोई फील्ड ही नहीं है। वहाँ जब कोई फील्ड नहीं है तो टोटल जो हम अप्लाई करेंगे फील्ड में
जितना फील्ड हम अप्लाइड करेंगे उसके अगेंस्ट उसमें उतना ही क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बी नोट जो दिया जाता है दैट इज म्यू नोट एच, जहाँ निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता भी हमने इसी फॉर्मूले से दी थी, म्यू नोट इक्वल्स टू बी नोट बाय एच। ओके, सो दोनों फॉर्मूलाज को मैं पुट कर दूंगी। कैपिटल बी, बी इक्वल्स टू होगा मेरा म्यू नोट एच प्लस एम, एच प्लस एम की जगह हम रख देंगे काई इंटू एच। ओके, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया और जो म्यू नोट वन प्लस काई है, म्यू नोट वन प्लस काई को हमने म्यू कह दिया, दैट इज द परमेबिलिटी इन फील्ड। ओके, सो म्यू एच इक्वल्स टू क्या रखा हमने, म्यू नोट वन प्लस काई इंटू एच। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू हो गया मेरा, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, म्यू नोट वन प्लस काई एंड म्यू अपॉन म्यू नोट इज म्यू आर, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज इक्वल टू वन प्लस काई। तो इस तरह से इनमें सभी जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें हमने रिलेशन जनरेट कर लिया। नेक्स्ट हम लेंगे डिफरेंट जो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं, डिफरेंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को कैटेगराइज किया है, उनके अंदर जो, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए, पदार्थ की कोई भी प्रॉपर्टी हो वो मेनली किस पे डिपेंड करती है कि पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। एक इलेक्ट्रॉन भी डिस्प्लेस होता है तो पूरे पदार्थ की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। जो पदार्थ लाइट के लिए रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, मे बी कि एक इलेक्ट्रॉन चेंज होते ही वो रिफ्लेक्टर का काम करने लग जाए, जो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, सॉरी, जो पदार्थ टोटली ट्रांसमीटर का काम कर रहा है वो रिफ्लेक्टर का काम करने लग जाए। जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज होते ही उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। तो मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी टोटली किस पर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सो पदार्थ को हमने इसके बेसिस पे वैसे तो देखिए हमने 5-6 भागों में बांटा हुआ होता है, लेकिन आप बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरो या अचुंबकीय पदार्थ। ओके, ये आप 4 बेसिक पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी और भी होते हैं तो वो हम आपको यहाँ नहीं हमें देखने। सो देखिए, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की जो डेरिवेशंस है वो हम ज़रूर देखेंगे, उनके बारे में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। देन लोह चुंबकीय पदार्थ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसकी कंटिन्यूटी में। ओके, थैंक यू।